Sorry. Okay. So let's start today's lecture. I am going to tell you about one question about PDA. तो PDA में एक क्वेश्चन है जिसमें एक लैंग्वेज है L. L इज इक्वल टू n पावर n b पावर टू n, जबकि n की जो वैल्यू है वो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला वर्ड बनेगा। जब आप n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आपके पास ये वाला वर्ड बनेगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ बीज जो हैं वो डबल होंगे नंबर ऑफ एज के, और एज जो है वो फर्स्ट पहले आएंगे और बीज जो है वो बाद में आएंगे। ओके, सो इसके लिए अगर आपने पीडीए डिज़ाइन करना है तो उसकी उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसमें स्ट्रैटेजी दो तरह की हो सकती है। दो तरह की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से हो सकती है कि आप जो है आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो स्टैक है, अगर आप सिंगल स्टार्ट में एम्प्टी है और उसमें डॉलर साइन आपने पुश किया हुआ है जो कि डेलीमीटर है एंडिंग कैरेक्टर, तो अगर आप एक ए रीड करते हो 1A, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप डबल ए पुश कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल कि आप सिंगल ए रीड करें और डबल ए पुश करें। तो जब आप इस तरह से सारे के सारे एज जो हैं वो रीड कर लेंगे तो फिर आप एक एक बी के अगेंस्ट एक ए को पॉप कर दें। तो एक स्ट्रैटेजी ये है। एक दूसरी स्ट्रैटेजी जो है ये इस तरह से हो सकती है कि उसमें आप जो है एक 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 अगेंस्ट जो है वो 1A ही आप पुश करते जाओ, ठीक है। लेकिन जैसे ही बीज आए तो एक बी के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं करो, आप उसको स्किप करो और नेक्स्ट बी जो है उसके अगेंस्ट आप ए को पॉप करो। दिस इज अनदर स्ट्रैटेजी। इसकी मैं सेकेंड वाली स्ट्रैटेजी की मैं आपको पीडीए कुछ इस तरह से बना कर देता हूँ कि स्टार्ट में आपने क्या किया है, कुछ भी रीड नहीं किया आपने, और आपने कुछ भी पॉप नहीं किया और आपने डॉलर साइन जो है वो पुश कर दिया। ये तो आपने एवरी केस में करना होता है। उसके बाद जैसे ही आपने ए जितने भी आपने एज रीड किए वो आप एज रीड करते जाओ और आप उनको पुश करते जाओ। ए को रीड किया, ए को कुछ भी पॉप नहीं किया और फिर आपने ए को पुश कर दिया, तो जितने भी एज आएंगे वो सारे के सारे पुश हो जाएंगे स्टैक में। तो उसके बाद जैसे ही हमारे पास बीज आएंगे, सपोज मैं नल रीड करता हूँ, नल पुश पॉप करता हूँ और नल जो है वो पुश करता हूँ। इसका मतलब ये है कुछ भी रीड नहीं किया, कुछ भी पॉप नहीं किया और कुछ भी पुश नहीं किया, तो अब मैं एक बी जो है उसको मैंने स्किप करना है और एक बी के अगेंस्ट मैंने ए को पॉप करना है। तो फर्स्ट बी जो है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट बी रीड किया, उसके अगेंस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, ना पॉप किया ना पुश किया। तो जब ना पॉप करूँगा ना पुश करूँगा तो उसका मतलब होगा स्किप कर दूंगा बी को। ये पहला बी मैंने रीड किया, उसको स्किप कर दिया, और जैसे ही मैंने दूसरा बी रीड किया, सेकंड बी, तो उसके अगेंस्ट मैंने ए को पॉप करना है। मैंने ए पॉप कर दिया और कुछ भी मैंने पुश नहीं करना है, ठीक है। सो इस तरह से एक बी जो है उसके अगेंस्ट जो है वो जैसे कि ये अगर इसकी बात करें इस वर्ड की, तो पहले दो एज जो हैं वो पुश हो जाएंगे। जैसे ही ये वाला बी आएगा फर्स्ट बी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इस स्टेट पे हूँ। दूसरा बी आएगा तो मैं बी को रीड करूँगा और एक मैं पॉप कर दूंगा, तो ये वाला ये पॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड बी आएगा वो रीड करूँगा, तो मैं इस स्टेट पे हूँगा, मैं इस स्टेट से रीड करके मैं इधर चला जाऊँगा, और जब मैं फोर्थ बी जो है रीड करूँगा तो फोर्थ बी पे फिर मैं दोबारा से ए को पॉप कर दूंगा। जैसे ही बीज खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी रीड नहीं किया और आपने डॉलर साइन पॉप कर दिया है, सर ये तो आ रहा थोड़ा ये दोबारा, जी ये समझ नहीं जब दोबारा आप आपने जी यहाँ तक समझ आ गई आपको? नहीं समझ आ, आई आप? मैं नहीं दोबारा बता देता हूँ आपको कि आपके पास स्टैक है। स्टैक में सबसे पहले आपने क्या किया, डॉलर साइन जो है वो पुश किया, ये रीड करके आप जो है वो स्टेट नंबर 2 पे चले गए हैं। ये स्टेट नंबर 2 है, ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 3 है और ये स्टेट नंबर 4 है। तो जैसे ही आप स्टेट नंबर 1 से कुछ भी रीड किए बगैर आपने डॉलर सिंबल पुश किया, तो स्टैक की जो स्टेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। जब आप स्टेट नंबर 2 पे होंगे
तो जितने भी आप बेसिकली ये वाला प्रोडक्शन रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट नंबर 2 के ऊपर, ए को रीड करो आप, कुछ भी आपने पॉप नहीं करना और ए को पुश करते जाओ। तो जितने भी अगर वर्ड आपके पास ये है W इज इक्वल टू डबल ए और 4 B's, ये आपके पास वर्ड है, इसको आपने बताना है कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। सो फर्स्ट ए को जब आप रीड करोगे तो ये इस प्रोडक्शन रूल के मुताबिक आप ए को पुश कर दोगे स्टैक में। उसके बाद स्टेट नंबर 2 पे दोबारा फिर सेल्फ लूप है, दोबारा से स्टेट नंबर 2 पे आओगे, नेक्स्ट ए रीड करोगे, वो उसके साथ भी वही करेंगे कि आप ए को रीड करेंगे और ए को पुश कर देंगे, तो स्टैक की स्टेट कुछ इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद एज खत्म हो गए हैं, तो आपने कुछ भी रीड नहीं किया, कुछ भी पॉप नहीं किया, कुछ भी पुश नहीं किया, तो आप स्टेट नंबर 3 पे आ गए। स्टेट नंबर 3 पे आपने बी रीड करना है। जैसे ही आपने फर्स्ट बी रीड किया तो आप स्टेट नंबर 4 पे चले गए और आपने कुछ भी पॉप नहीं किया और कुछ भी पुश नहीं किया, तो स्टैक की स्टेट यही रहेगी। नेक्स्ट बी है फोर्थ, ये वाला फैक्टर, ये जब आपने ये वाला रीड किया तो आप स्टेट नंबर 4 से स्टेट नंबर 3 पे मूव करेंगे। तो बी आपने रीड किया, ए को आपने पॉप करना है, तो ए को मैंने पॉप कर दिया। जब मैंने ए को पॉप कर दिया तो यहाँ से ए निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास स्टैक की स्टेट कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बी है वो है ये वाला, ये आपने रीड करना है, तो आप स्टेट नंबर 3 पे हैं, आपने बी रीड किया, आप स्टेट नंबर 4 पे चले गए, तो आपने ना तो स्टैक में कुछ पुश किया ना पॉप किया, तो स्टैक की स्टेट यही रहेगी। जो लास्ट बी है, जब आप ये रीड करोगे तो आप स्टेट नंबर 4 से स्टेट नंबर 3 पे मूव कर रहे हो, तो इसमें आप क्या करोगे, बी रीड करोगे और ए को पॉप कर दोगे। तो बी हमने रीड किया और ए को हमने पॉप कर देना है। जब हमने ए को पॉप कर दिया तो आपके पास स्टैक की स्टेट कुछ इस तरह से होगी। ओके, सो अब बीज ख़त्म हो गए हैं। अगर आपने कुछ भी रीड नहीं किया, बीज ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी रीड नहीं किया आपने, और आपने डॉलर साइन पॉप कर दिया है कुछ रीड किए बगैर, तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाओगे, कुछ भी पुश नहीं करना आपने। ठीक है, तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाओगे। दिस इज़ योर फाइनल स्टेट। ओके, तो अब चूँकि कुछ भी रीड किए बगैर डॉलर साइन पॉप हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली, तो आप फाइनल स्टेट पर चले जाओगे। दैट मीन्स कि आपका जो वर्ड है वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इट इज़ एन एक्सेप्टेबल वर्ड। ओके, इसके अलावा कोई और वर्ड लेंगे आप, जैसे कि W इज इक्वल टू ट्रिपल ए और 4 B's लेंगे आप, तो वो अगर इसके ऊपर आप रन करेंगे तो उस केस में आप जो है ना फाइनल स्टेट में नहीं जा सकोगे। आप इसके ऊपर रन करके देख सकते हैं कि अगर जब हम 3 A's जो है वो पुश कर देंगे, यहाँ पे 3 A's जो है वो पुश कर देंगे, 1 2 और 3, तो तीनों एज जब हम पुश कर देंगे, जब हम बीज रीड करेंगे तो बीज रीडिंग के अगेंस्ट पहला बी स्किप कर देंगे, दूसरे बी के अगेंस्ट एक ए पॉप कर देंगे, फिर तीसरा बी जो है स्किप कर देंगे, फिर चौथे बी के अगेंस्ट हम एक ए जो है वो पॉप कर देंगे। फिर बीज खत्म हो गए, तो कुछ भी रीड किए बगैर हमने पॉप करना था डॉलर सिंबल, लेकिन पॉप हो रहा है यहाँ पे एक कैरेक्टर, तो लिहाजा ये वाला वर्ड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो स्किप वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या डबल पुश वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बैलेंस करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, नंबर ऑफ एज जो है, नंबर ऑफ बीस के साथ बैलेंस आउट करने हैं, तो आप इस तरह से स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पार्स ट्रीज। तो पार्स ट्री जो है वो किस तरह से सेंटेंस हम जनरेट कर सकते हैं पार्स ट्री से, यूजिंग पार्स ट्री। सो अगर आपके पास प्रोडक्शन रूल ये है, सेंटेंस कैन बी रिप्लेस बाय फ्रेज, वर्ब, फ्रेज, तो आप उसको बेसिकली पार्स ट्री में कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हो, फ्रेज, वर्ब, फ्रेज, तो इनका ऑर्डर भी यही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट अगर आपके पास कोई रूल है जिसमें आप फ्रेज को किसी और फ्रेज को आप रिप्लेस करना चाहते हो नाउन के साथ, तो आपके पास जो ये वाला फर्स्ट फ्रेज होगा, ये नेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा नाउन के साथ। तो आपका ट्री जो है कुछ इस तरह से मूव करेगा, पार्स ट्री इस तरह से मूव करेगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन रूल्स यूज करते जाएंगे उस तरह से आपका पार्स ट्री जो है वो मूव करता जाएगा। वर्ब के बाद जो फ्रेज आ रहा है ये वाला, ये बेसिकली नाउन से रिप्लेस करना है आपने, तो आप इसको नाउन से रिप्लेस कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट ये नाउन है, इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो जिम के साथ,
फर्स्ट नाउन जो है वो जिम के साथ रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से। और नेक्स्ट वर्ब जो है वो आप एट के साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो इसको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। और नेक्स्ट नाउन जो है वो किसी और वर्ड के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल चीज़ के साथ, तो ये नाउन जो है वो चीज़ के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज़ एन इक्विवेलेंट पार्स ट्री ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। किसी भी सेंटेंस को अगर आपने जनरेट करना है तो किन किन प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए और किस किस तरह से जो पार्स ट्री है उसमें चेंजेस आएंगी। तो ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर एक ग्रामर जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और उसमें नल प्रोडक्शन रूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, यू नो कि नल प्रोडक्शन रूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो अगर एक एक ग्रामर है और एक ही सेंटेंस जो है सेम सेंटेंस को जनरेट करने के लिए हम ग्रामर से दो डिफरेंट पार्स ट्रीज जनरेट कर सकते हैं, तो उस ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर सेम सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है 2 + 3 × 4 और ये आपके पास ये ग्रामर है। तो अगर आपने किसी ग्रामर को प्रूव करना है कि वो एम्बिगुअस है कि नहीं है, तो एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि अगर ग्रामर जो है सेम सेंटेंस के लिए दो डिफरेंट ट्रीज जनरेट करता है, दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट करता है, तो उस ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि अगर आपने ये वाली 2 + 3 × 4 ये सेंटेंस अगर आपने इस ग्रामर से जनरेट करना है तो आप सबसे पहले ये कर सकते हो कि ई को आप जो है ये वाला रूल यूज़ कर सकते हो, ई = E + E। तो ई से ई आपका स्टार्टिंग वेरिएबल है, आप इससे जो है वो ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हुए रिप्लेस कर सकते हैं ई को इससे। और फिर चूंकि आपने ये वाला तो सेंटेंस जो है इधर से बना लेंगे आप यहाँ से, और अब चूंकि आपने ये मल्टीप्लिकेशन वाला लेके आना है ऑपरेटर, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस ई को आप इस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई कैन बी ई × ई, और फिर ई जो है वो आप उसको किसी आप आईडी से रिप्लेस कर सकते हैं, नंबर से, टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हैं 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से आप 2 जब आप इसको लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे तो आप ये इस तरह से रीड कर सकते हो 2 + 3 × 4। ओके, सो इस तरह से आप ये वाला पार्स ट्री है जो कि ये वाला सेंटेंस जनरेट कर रहा है यूजिंग दिस ग्रामर। ओके, अब एक और पार्स ट्री जो है वो सेम सेंटेंस डिफरेंट वे से जनरेट करता है। ये देखें, बजाय इसके कि हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, हम राइट टू लेफ़्ट जा सकते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि ई को हम ई × ई से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने ई × ई से रिप्लेस कर दिया। अब चूंकि ये वाला ×4 मल्टीप्लाई और 4 ये इधर से हम जनरेट कर सकते हैं, तो हमने 2 + 3 जनरेट करना है। तो इस सी को हम प्लस वाले ऑपरेटर से, प्लस वाले प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि यहाँ पे है। तो इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, और फिर हमने इस ई को 3 से रिप्लेस कर दिया और इसको हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। तो ये दोनों जो डेरिवेशन ट्रीज हैं, पार्स ट्रीज हैं, ये सेम ग्रामर जो है और सेम सेंटेंस से जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसी ग्रामर जो सेम सेंटेंस के लिए, एक भी सेम सेंटेंस के लिए दो डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट करती है, उस ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। ओके, सो दिस एक्सक्यूज मी ग्रामर सर। इज, जी सर इसमें जब ये लेफ्ट टू राइट चलेंगे या राइट टू लेफ्ट डेरिवेशन करेंगे, तो इसमें तो रूल मल्टीप्लिकेशन का रूल उलट हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में हम हाँ उसमें एम्बिग्यूटी कैसे रिमूव हाँ करेंगे? हाँ, इसी के ऊपर आ रहे हैं कि अब चूंकि जो ग्रामर जो अगर हम इसकी बात करें प्रेसिडेंस की, ठीक है, जी तो सर। प्रेसिडेंस जो है वो चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की ज़्यादा होती है, तो पहले अगर प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 × 4 पहले चलना चाहिए। तो अगर कोई ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस होगी तो ऑब्वियसली वो इस तरह के प्रेसिडेंस के रूल को अवॉइड करेगी। तो उसको हम किस तरह से वायलेट, जिस तरह से उसने कहा कि इट वायलेट्स प्रेसिडेंस रूल्स, तो ये वाला जो ट्री है ये प्रेसिडेंस रूल जो है वो वायलेट कर रहा है। क्यों वायलेट कर रहा है? ये कहता है कि पहले 2 + 3 करना है, तो 2 + 3 तो पहले नहीं होना चाहिए, पहले तो 3 × 4 होना चाहिए। तो जी इस चीज़ को हम किस तरह से टैकल आउट कर सकते हैं?
हम इसको अनअम्बिगुअस बना सकते हैं इस ग्रामर को, ठीक है। अनअम्बिगुअस किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस वाला रूल आप फॉलो करें, जिसमें आप इंश्योर कर सकते हैं कि पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो चलेगा, ठीक है। तो पैरेंथेसिस यू नो के इंश्योर करते हैं कि उसको हम पहले कौन सा ऑपरेटर जो है हमने यूज़ करना है, ओके। अब ये जो ग्रामर है वो कहता है कि ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है लेकिन सेम लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। तो इसमें अगर आप वो 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4 वाला अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो आप वो उसके लिए सिर्फ एक ही पास ट्री होगा, दूसरा पास ट्री आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए आप कोशिश करिएगा कि आप जो है ना, ये उसने लेफ्ट डेरिवेशन की है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो आप इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन करने की कोशिश करिएगा। सॉरी ये इसने राइट मोस्ट डेरिवेशन की, आप इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करने की कोशिश करिएगा तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो ग्रामर है सर इस इन इन एग्जांपल्स में तो हमारे पास आउटपुट गिवन होती है ना, तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई अनसीन ग्रामर को हमने जनरेट करना हो तो उसके लिए फिर हम कैसे रूल बनाएंगे? हाँ, वो ग्रामर जनरेशन इज एन अदर थिंग, वो उसके ऊपर हमने अभी डिस्कशन करनी है, हम अभी उस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रामर है तो आपको वर्ड भी जनरेट करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वर्ड जो है वो इस ग्रामर से बिलोंग करता है कि नहीं करता। जी जी। आपने कुछ रूल्स डिफाइन किए, आपने उसकी ग्रामर जनरेट कर दी। अब उन रूल्स की बेस पे मैं कहता हूँ कि अच्छा, आपने इंटीजर के लिए एक रूल डिफाइन किया था कि इंटीजर की लेंथ जो है वो 20 होगी और वो स्टार्टिंग डिजिट जो है ना उसका वो डिजिट डिजिट क्योंकि नहीं ये होगा जितनी बल्कि भी एक चीजें डिजिट अभी होगा। हम देख रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट वाली या राइट टू लेफ्ट वाली, ये जो है पार्स ट्री और ये सारी चीजें तो समझ आ गई, लेकिन हम्म एक्चुअली इसका प्रैक्टिकली जब हम लेक्सिकल एनालाइजर में इनपुट करते हैं तो उसमें हम्म प्रैक्टिकली नहीं समझ आती कि भाई अब यहाँ पे कैसे, मतलब अनसीन ग्रामर को हम जनरेट करेंगे तो कैसे लेक्सिकल एनालाइजर में क्या चीज डिफाइन करें तो ये समझ आएगी, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ ये हाँ, पहली तो चीज़ ये है कि मैं आपको दोबारा से रीफ्रेज कर देता हूँ। एक्चुअली हम कर क्या है, हम बेसिकली कंपाइलर बना रहे हैं अपनी जी सर। लैंग्वेज का। तो बिल्कुल कंपाइलर ऐसे बनाने के लिए जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ही। जी तो जी। पहली तो चीज़ ये थी कि हम कंप्यूटेशनल मॉडल से फेमिलियर हो जाएं। तो हम उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमसे फेमिलियर हो गए, हमें पता चल गया कि DFA, NFA, RE क्या होता है, CFG क्या जी होता है, PDA क्या होता है। तो हम उन सही हो टूल्स गया। से जो कि उस कंपाइलर को यूज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो यूज़ होते हैं, वो हम उनसे फेमिलियर हो गए। नंबर 1 ये पहली चीज़ थी। दूसरी ठीक है। चीज़ ये थी कि कंपाइलर को अब दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कंपाइलर के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो इसकी पहली स्लाइड में ही है कि एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, दो जी जी उसके ठीक है। स्टेजेस होते हैं। तो फ्रंट एंड सही को है। हम डिवाइड कर सकते हैं मज़ीद दो पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं लेक्सिकल एनालाइजर लेक्सिकल और एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है। सिंटैक्स एनालाइजर जी। तो ये दो पार्ट्स जो है ना इसकी हमारे पास, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट एंड जो है वो दो पार्ट्स पे मुश्किल है, बल्कि इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। स्कैनर जिसको हम लेक्सिकल एनालिसिस भी कहते हैं, लेक्सिकल जी एनालाइजर भी कहते हैं, पार्सर जिसको हम सिंटैटिक एनालिसिस या सिंथेटिक बिल्कुल टोकन सिंटैक्स जनरेशन एनालिसिस जिसमें कहते आप हैं, कर और रहे एक थे। सिमेंटिक एनालिसिस है, ठीक है। और जी इसमें एक और पार्ट भी होता है, कोड जनरेशन। सो जी ये जो कंपाइलर का जो पार्ट है पहले वाला, स्कैनर, ये पहली स्टेज है। तो ये बेस कर रही होती है DFA या NFA के ऊपर। जी इसमें बिल्कुल CFG नहीं होती, CFG मॉडल के ऊपर ये बेस नहीं कर रही होती, क्यों? क्योंकि इसका काम होता है कि इसने टोकन स्ट्रीम जो है वो जनरेट करनी होती है। तो जी। ये लैंग्वेज इस देखनी होती है सारी, वो हाँ इससे जी, बिलोंग करती है नहीं करती। बेसिकली उसने लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं, सिर्फ उनको इंश्योर करता है कि ये वर्ड करेक्टली लिखे गए हैं, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वो इस तरह की चीज़ मेरा सिर्फ ये चेक करता है, ठीक है। तो इसमें वो सिमेंटिक्स नहीं चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लिख देते हो एक आप लिख देते हो 2 = x+4, तो 2 = x+4 जो है ये ये सिमेंटिक की गलती है, ये लेक्सिकल एनालाइजर नहीं पकड़ेगा उसको। लेक्सिकल बिल्कुल एनालाइजर सही। में दिखना है कि 2 जो है वो 2 एक करेक्ट आइडेंटिफायर है, वो कहेगा यस। इक्वल एक करेक्ट आइडेंटिफायर है, वो कहेगा यस। एक्स एक करेक्ट आइडेंटिफायर है, वो कहेगा यस। तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो टोटली बेस करता है DFA के ऊपर। तो DFA जो है उसको हम देख चुके हैं, और लेक्सिकल एनालाइजर की हमने एक शेप भी देखी थी। तो मैं आपको ठीक उससे है। रिलेटेड जो है ना वो प्रोजेक्ट दूंगा एक, जिसमें आपने सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर बनाना होगा।
एक पेज का होता है लेक्सिकल एनालाइजर, उसमें सिर्फ स्टेट्स होती हैं। आपने उस स्टेट से, इनिशियल स्टेट से आपने अगर आपने इंटीजर को वेरीफाई करना है, तक पहुंच जाएंगे तो वो हाँ ग्रामर जी, उसमें होगी। तो आप उसमें फिर आपने वन बाय वन सारे टोकन्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस कैटेगरी से, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या वो आइडेंटिफायर है, क्या वो कीवर्ड है, क्या वो रिजर्वर्ड है। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर, क्या वो इंटीजर है, ब्ला ब्ला ब्ला, फ्लोटिंग वैल्यू एंड सो ऑन। तो डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जितनी भी क्लासेस हैं वो आपने पहले से डिफाइन की होती हैं कि मैं अपनी लैंग्वेज में एक इंटीजर जो है वो डिक्लेयर करने की इजाज़त दूंगा, फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर करने की इजाज़त दूंगा एंड सो ऑन। तो वो उस लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक जो जो चीज़ें आपने अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंगली आपका लेक्सिकल एनालाइजर बनेगा। ओके, तो इसमें CFG यहाँ पे यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट जो हमने वो टोकन आगे थे, अब हमने उनको टोकन्स को, जैसे कि जिम में एक टोकन है जिसकी हम एग्जांपल ले रहे थे, सो ये हमारे पास वो टोकन्स वेरीफाई होके आ गए हैं कि सपोज अगर आपने, आपकी जो ग्रामर होगी उसमें इस तरह के वर्ड्स होंगे, बिग जिम एट ग्रीन चीज़, ठीक है, चीज़ एट जिम। तो इसमें आप देख सकते हो कि सारे के सारे वर्ड, अगर किसी ने चीज़ के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं तो वो लेक्सिकल एनालाइजर जो है सिर्फ वो उसको पकड़ेगा, वो ये नहीं देखेगा कि चीज़ इसके बाद आना चाहिए था या इससे पहले आना चाहिए था। जी, ऑर्डर वो जो है वैलिड ग्रामर, उसमें, नॉन वैलिड ग्रामर बाद में बनेंगी टोकन्स के बाद। हाँ जी, तो वो जो वैलिड ग्रामर है या इनवैलिड सेंटेंस है, वो सेंटेंस में जो उसका ऑर्डर है वो ठीक है नहीं है, वो जो है वो ग्रामर वेरीफाई करेगी उसको। अब जो ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हमने ग्रामर पढ़ी थी, ठीक है। सो अभी हम उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं कि किस तरह से हम ग्रामर से, अगर हमने वेरीफाई करना है कि ये वर्ड जनरेट होता है कि नहीं होता। अगर आपको वर्ड जनरेट नहीं करना आता तो फिर आपको टेस्टिंग में मुश्किल होगी। तो अभी हम वो चीज़ लर्न कर रहे थे कि किस तरह से आप एक सेंटेंस को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ग्रामर से जनरेट होता है या नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ग्रामर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है। तो आपके पास ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लैंग्वेज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग ग्रामर? S can be replaced by null, S can be replaced by 0, S0, S can be replaced by 1, S1। तो इसकी अगर आपने लैंग्वेज बतानी है कि ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट वर्ड्स, ठीक है। सो अब इससे आपने जो मिनिमम लेंथ का वर्ड है वो जनरेट करना है, फिर उससे लेंथ 1 का जनरेट करना है, फिर लेंथ 2 का जनरेट करना है। तो डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करें। जब आप इससे डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लैंग्वेज जो है कौन सी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर मैं वर्ड जनरेट करूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर वर्ड्स जनरेट कर सकता हूँ। तो लैंग्वेज थी मेरे पास एस कैन बी रिप्लेस बाय नल, ठीक है। एक तो रूल था, एक रूल ये था कि एस कैन बी रिप्लेस बाय 0, S0 और एस कैन बी रिप्लेस बाय 1, S1। तो ये आपके पास लैंग्वेज थी, ये आपकी सिर्फ ग्रामर थी। इसकी लैंग्वेज बतानी है तो लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स इससे बनाने हैं, पहले लेंथ 0 का वर्ड जो है वो नल स्ट्रिंग है, एम्प्टी हो सर, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद अगर आप ये रूल लेते हैं तो इस केस में अगर आप एस को नल रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आएगा 0 0, और अगर आप यहाँ पे नल रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आएगा 1 1। तो लेंथ 0 के स्ट्रिंग बन रहे हैं, फिर लेंथ 2 के स्ट्रिंग बन रहे हैं, ठीक है। और अगर इस रूल के इसमें अगर मैं इस एस को रिप्लेस कर दूँ इस वाले रूल से तो वो कुछ वर्ड इस तरह से बन जाएगा 0 1 1 0। और अगर मैं कन्वर्स करूँ कि अगर इस एस को मैं इस रूल से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास वर्ड बनेगा 1 0 0 और 1। जब मैं इस एस को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ तो इस एस को मैं नल से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास लेंथ 4 के कुछ इस तरह से स्ट्रिंग बन रहे हैं। अब मुझे यहाँ से कुछ आइडिया होना शुरू हो गया कि ये है क्या। ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप देखो कि ये जो स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग एंडिंग सेम हो जाएगी। हाँ, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है ये इसका रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ से रीड करें स्ट्रिंग को या इस तरफ से रीड करें स्ट्रिंग को तो ये दोनों तरफ से सेम बनती है स्ट्रिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। तो इसकी लैंग्वेज है पैलिंड्रोम, ओके। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ें लर्न नहीं की
तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप कोई CFG लिख सकें। सबसे पहले आपको ऑलरेडी लोगों की जो एग्जिस्टिंग CFG है उसको अंडरस्टैंड करने में अगर आपको हेल्प मिल रही है तो फिर आप अपनी CFG लिख सकते हैं। तो इस वजह से हम ये चीज़ जो है वो लर्न कर रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, किधर चले गए? ओके, तो यहाँ पे फिर ये वाली स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी है? पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम को वो ये कहता है कि अगर आपके पास सिग्मा एक स्ट्रिंग है तो उसको अगर रिटर्न बैक करें तो वो सिग्मा ही बनती है, तो ये उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ये जो ग्रामर है ये किसके लिए है, तो ये ग्रामर है 0n 1n के लिए। ठीक है, इसकी लैंग्वेज ये है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लैंग्वेजेस जो हैं इस ग्रामर से कौन से जनरेट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पार्स ट्रीज की तरफ। पार्स ट्री को हमने थोड़ा सा देख लिया था, तो अभी हम देखते थे कि ये जो आपने पीछे पार्स ट्री हमें करवाया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्स ट्री था। लैंग्वेज जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं। अगर आप नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज भी बनाई जा सकती है ग्रामर से। ठीक है, वो 100% उस तरह से नहीं होगी, मतलब वेरीफाई कर सकती है। जैसे से आपने देखा होगा कि कुछ ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपके वो आपकी जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, उसको जो भी आपने कुछ कंटेंट लिखा होगा उसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, करेक्टनेस उसकी प्रूव करते हैं। वो ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो कि जिसके बैकएंड के ऊपर ये ग्रामर ही होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो उसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ CFG में हम कुछ और भी पावरफुल चीज़ें जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर। तो कुछ ऐसी ग्रामर्स होते हैं जो कि अनअम्बिगुअस होते हैं। तो अनअम्बिगुअस ग्रामर को बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने बात की कि वो प्रेसिडेंस का रूल जो है वो वायलेट कर रहा है, तो अगर आपने प्रेसिडेंस के रूल्स को और एसोसिएटिव के रूल को आपने फोर्स करवाना है तो आपको बेसिकली अनअम्बिगुअस ग्रामर जो है वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस तरह से वो कहता है कि ये ग्रामर जो है ये प्रेसिडेंस के रूल को भी इन्फोर्स कर रहा है और लेफ्ट एसोसिएटिविटी के रूल को भी फॉलो अप कर रहा है। तो ये दोनों रूल्स जो हैं ये इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो तो हमेशा किसी भी पार्स ट्री को जब हम किसी भी वर्ड को ड्राइव करते हैं यूजिंग पार्स ट्री तो दो तरह के डेरिवेशन ट्री बनते हैं। एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये होता है कि आप जो है वो लेफ्ट वाला जो नॉन टर्मिनल होता है उसको आप रिप्लेस करते जाते हो। रिप्लेस द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इन ईच स्टेप। हर स्टेप में आपने इस रूल को यूज़ करते हुए आपने ये वाला रूल इससे रिप्लेस किया। फिर आप नेक्स्ट में आप जो लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, उसको आप रिप्लेस करते जाते हो। और जब आप वो टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हो फिर आप यहाँ पे आते हो एंड सो ऑन। सो इस केस में आप ये देख सकते हो कि जो ये वाला ट्री बना है वो कुछ इस तरह से बना है कि ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई प्लस ट्री। ठीक है, और फिर आपने ये जो लेफ्ट मोस्ट इसका जो नॉन टर्मिनल है वो है ई, तो इसको आपने रिप्लेस किया। तो आप ये देख सकते हो कि ई को आपने रिप्लेस कर दिया टी के साथ। तो टी जो है ये ई को हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर चूंकि टी जो है वो फिर नॉन टर्मिनल है तो फिर आप इसको नॉन टर्मिनल आप इसको किसी और रूल से रिप्लेस कर रहे हो, तो टी को आपने फिर रिप्लेस कर दिया एफ के साथ। ओके, अब फिर आप एफ को आपने नॉन टर्मिनल है फिर आपने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये एक टर्मिनल से रिप्लेस हो गया। तो जब ये टर्मिनल से रिप्लेस हो गया तो दैट्स एंड। इसका ये वाला जो पाथ था ये इन एंड हो गया। अब आपने सेकंड जो नियरेस्ट लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है उसको आपने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ये प्लस था, पहले आपने ई को रिप्लेस करते गए थे, फिर आप यहाँ पे प्लस है, ये टर्मिनल है, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर ये नॉन टर्मिनल है तो इसको आप लेफ्ट साइड पे ये रिप्लेस करते जाएंगे। इस टी को आपने इससे रिप्लेस कर दिया और इस टी को आपने रिप्लेस कर देगा एंड सो ऑन। इसमें बेसिकली बताने की बात यह थी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती क्या है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है उसमें आप लेफ्ट मोस्ट ट्री जो आपके पास नॉन टर्मिनल होता है उसको आप रिप्लेस करते जाते हैं। एक होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में आप जो राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल होता है उसको आप रिप्लेस करते जाते हो एंड सो ऑन। सो
उससे आप देख सकते हो एट द एंड आपने सेम वर्ड जनरेट किया, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सेम सेम जो सेंटेंस है वो जनरेट हुआ है यूजिंग 2 डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज। ओके, सो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फिर ज़्यादा अच्छी रहेगी या लेफ्ट वाइट मोस्ट डेरिवेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी? तो इनमें से कैसे हम इस चीज़ को मेजर करेंगे कि हमने ड्राइव किस तरह से करना है? देयर इज़ एन एम्बिग्युइटी। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर एक पार्सर से एक हमने एक ट्री जनरेट करना है किसी भी सेंटेंस के लिए, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? कहता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n क्यूब। n क्यूब क्या है? n इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द सेंटेंस। जिस तरह से 2 + 3 + मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें टोटल हमारे पास 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। तो इसको 5 हम यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह पे, तो उसकी लेंथ 5 थी, तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 × 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। तो मैक्सिमम इसकी जो डेरिवेशन है वो 125 होगी मैक्सिमम। तो कहता है कि इसको हम किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं, हाउ वी कैन अरे मेक इसमें ये जो n होगा ये सारे नंबर्स को काउंट करेंगे, जैसे आपने कहा 2 + लेंथ 3 लेंथ = 5, लेंथ यानी कि प्लस ऑपरेटर भी शामिल होगा, इक्वल भी शामिल होगा, सारी चीजें काउंट होंगी, टोटल लेंथ। बेसिकली टोटल टोटल लेंथ ऑफ जो सेंटेंस होगा, तो उसमें मेरे ख्याल से नॉट क्लियर राइट नाउ कि उसमें टर्मिनल्स होते हैं या सिर्फ नॉन टर्मिनल्स। हम बेसिकली जो ऑब्वियसली वो सारे टर्मिनल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उसी की लेंथ होगी, n जो है उसकी लेंथ होगी। उसमें 2 भी काउंट होगा, उसमें प्लस भी काउंट होगा, उसमें 3 भी काउंट होगा, उसमें 4 भी काउंट होगा और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी काउंट होगी। यस, ये मैथमेटिकल में तो सर ये समझ आ गई, लेकिन जब अगर जैसे हमने कहा था जिन एट एप्पल या इस तरह का सेंटेंस होता है, तो उसमें तो तो हमारे वो भी नॉन टर्मिनल से जब प्रोड्यूस करते हुए आते हैं तो उसमें तो लेंथ चेंज हो जाएगी। नहीं, आपने वर्ड्स, आपने जो टर्मिनल्स हैं, आपने नंबर ऑफ टर्मिनल्स लेने हैं। टर्मिनल्स की बात ये हो रही है, आपने वो इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं लेना। अगर फॉर एग्जांपल मैं 24 लिख देता हूँ तो 24 इज वन टर्मिनल, ठीक है, वन, वो उसको अपने कैरेक्टर्स की फॉर्म में नहीं लेना। अरे ये जिम, देखे ना, यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं ना 2 देखिए + मैं 3 बताता मैं = बताता 4। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 2 एक अलग से, जिम जो है वो एक टर्मिनल है, जिम। तो आपने इसको 1 लेना है, इसको 3 नहीं लेना। इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 हैं, लेकिन ये समझ आ गई सर, ये नहीं समझ आई कि स्टार्ट तो मैं यहाँ से करूंगा ना, क्योंकि मेरा सेंटेंस तो जनरेट पार्स वर्ब पार्स से हो सकता है, स्टार्टिंग लाइन तो ये है। जिम तो मेरा अच्छा, नॉन टर्मिनल है, जो मैं एंड पे जाके ड्राइव होगा मेरा। ये टर्मिनल है ना हमारा, तो ये हमारे पास ये नॉन टर्मिनल्स हैं हमारे। हाँ जी। तो जिम तो हमारा टर्मिनल है। तो तो जिम नॉन नहीं, आपने टर्मिनल से नॉन बेसिकल, टर्मिनल तक आने में जितने स्टेप्स लगेंगे ये हमारे एन होंगे, या जिम एट चीज, ये 3 है टोटल हमारा। हमें तो स्टेप्स का तो पता ही नहीं है ना। यही तो बात है कि स्टेप्स हमें नहीं पता कि स्टेप्स कितने लगेंगे। हम सही। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसमें जो जिम है ये एक, एट एक और चीज, ये 3 हमने टर्मिनल्स जो है वो लेने हैं। तो एन हमारा यहाँ पे होगा 3। 3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक होगा। यस, ठीक है। सो ठीक एट होगा। मैक्स जो है, एट मैक्स जो है वो 27 उसको स्टेप्स लग सकते हैं एट मैक्स, स्टेप्स ये लग सकते हैं। मैक्सिमम है। तो इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें 2 जो है वो एक टर्मिनल है। तो 2 2 एक प्लस एक टर्मिनल है, 3 एक टर्मिनल है, मल्टीप्लिकेशन एक टर्मिनल है, 4 एक टर्मिनल। तो इसकी जो टोटल हम n होगी, n जो है इसमें 5 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 14 लिख देता हूँ तो 14 भी एक ही कंसीडर होगा, ठीक है, क्योंकि 14 भी एक टर्मिनल होगा। जी सर। ओके, सो कहते हैं कि ये इसकी जो है ना, क्या हम ये पोलिनोमियल में आ रहा है इसका टाइम, कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमने ग्रामर से जनरेट करना है तो वो पोलिनोमियल टाइम आ रहा है। तो क्या हम इसको लीनियर टाइम कर सकते हैं? तो कहता है कि यस, हम इसको लीनियर टाइम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्विज का टाइम होने वाला है।